हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का आज एक और पार्ट 9वां भाग देखेंगे, जो आपके सभी एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता परीक्षा सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के जिससे सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गोस्वामी समिति की नियुक्ति की गई थी। तो इसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1993 में। ठीक है, अप्रैल 1993 में औद्योगिक रुग्णता पर जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के डॉक्टर ओमकार गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 13 जुलाई 1993 में वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी थी। और समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट में जो है रुग्णता की परिभाषा बदलने के साथ साथ जो है रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम में जो है आमूलचूल परिवर्तन करने तथा औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भूमिका में परिवर्तन करने की इसमें संस्तुति दिया था गोस्वामी समिति ने। ठीक है, पूरा नाम है डॉक्टर ओमकार गोस्वामी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो आप लोग जानते होंगे 24 जुलाई 1991 में। ठीक है, 24 जुलाई 1991 में जो है नई आर्थिक नीति जो है लागू किया गया था। और इसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण तथा बाजार पर आधारित आर्थिक विकास के नए चरण की शुरुआत हुई थी। और इसी में जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण की प्रक्रिया को अपना करके जो है अर्थव्यवस्था को बाजार केंद्रित करने पर जोर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी जिसे विदेशी का अंतर्प्रवाह बहुत अधिक बढ़ गया था तथा साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो है निर्यात का विविधीकरण भी इसी में हुआ था, नई आर्थिक नीति में जो 1991 में आई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी में जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया को इसी में अपनाया गया था, नई आर्थिक नीति 1991 में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल से संशोधित गाडगिल सूत्र का प्रयोग किस वर्ग में होता है? तो ये राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु जो है गाडगिल सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, राज्यों के बीच योजना, अनुदान या सहायता को वितरित करने के लिए गाडगिल फार्मूलों को लागू किया गया था और इसको लागू किया गया था 1991 में। ठीक है, इसके स्थान पर जो है प्रणब मुखर्जी फार्मूला को लागू कर दिया गया। वर्तमान में जो चल रहा है प्रणब मुखर्जी फार्मूला चल रहा है और वर्तमान में यही फार्मूला लागू है। इसमें दिया गया है जनसंख्या का आधार जो होगा वो 60% होगा, प्रति व्यक्ति जो आय होगी वो 20% होगी, कर प्रयास जो होगा वो 10% होगा, विशिष्ट समस्याओं के लिए जो होगा वो 10% होगा। ठीक है, तो यही जो है गाडगिल सूत्र का प्रयोग जो है किया जाता है, लेकिन वर्तमान में जो है प्रणब मुखर्जी फार्मूला को भी लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु जो है गाडगिल सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आय की असमानता दूर करने में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो लघु एवं कुटीर उद्योग जो है आपका आय की असमानता को दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, रोजगार तथा आय सृजन, आय तथा संपत्ति के विकेंद्रीकरण, आय के न्यायपूर्ण वितरण, देश की निर्यात अर्जन शक्ति में योगदान, क्षेत्रीय विषमता में कमी आदि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसके संदर्भ में लघु तथा कुटीर उद्योग धंधे जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सा वर्ष आधार माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1881। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा जो है किया जाता है। जब तक आधार वर्ष
1948, 49, 1960, 61, 70, 71, ठीक है, 80, 81, 93, 94, 99, 2000, 2004, 2005 और वर्तमान में जो है 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आय का आकलन होता है वो 2 वर्ष के बीच का आकलन निकाला जाता है। मान लीजिए वर्तमान समय का देखा जाए तो 2020 और 21 का होगा, वही जो है आपका आकलन करने के लिए एक आधार वर्ष मान लिया जाता है। ठीक है, तो उस समय वर्तमान में जो आकलन दिया गया था तो 90, 80 और 81 में दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ही राष्ट्रीय आय का आकलन निकाला जाता है। तो प्रश्न के अनुसार आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम IAP प्रारंभ हुआ था। तो IAP जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1964 में। ठीक है, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम IAP जो होता है इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई थी। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि जिन क्षेत्रों में उच्च उत्पादन करने की क्षमता है उन क्षेत्रों में जो है गहन रूप से वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील कृषि के विकास पर जो है अधिक जोर दिया जाए। ठीक है, इसका यही मुख्य उद्देश्य था सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम का। इसकी शुरुआत जो है 1964-65 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की आपूर्ति वक्र दिखाता है कि राष्ट्र क्या कर सकता है, क्या निश्चित रूप से करता है, क्या करना चाहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्र की आपूर्ति वक्र जो होता है वो दिखाता है कि राष्ट्र क्या कर सकता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में एक देश की आपूर्ति जो होती है सामान्यतः भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशीलता की मात्रा को समझा जाता है और वह देश की उत्पादन में कितना प्रयोग कर सकता है, कितना क्या कर सकता है उस देश के बारे में, उस राष्ट्र के बारे में, यही दर्शाता है राष्ट्र की आपूर्ति वक्र जो होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। तो ये 1986 से प्रारंभ किया गया था। 1986 जो 87 का बजट था उसमें जो है वैट की एक संशोधित प्रणाली लागू की गई जिसे मोड वैट, ठीक है, मोड वैट कहा गया। और इसमें यह व्यवस्था की गई कि किसी उत्पादक कार्य इकाई ने जो है उत्पादक क्रिया में प्रयुक्त आगत पर जो उत्पाद कर दिया है उसे उसके कुल कर दायित्व से घटा दिया जाएगा, वही जो होगा वो आपका मोड वैट यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होगा आपका। इसकी शुरुआत 1986 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से किस मद पर केंद्रीय सरकार की राजस्व व्यय राशि सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा है आपका ब्याज भुगतान पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर लेटेस्ट ब्याज भुगतान का आंकड़ा पूछे तो आपका जो 2015-16 का ब्याज भुगतान का भी आंकड़ा जो नवीनतम सबसे माना जाता है वो था 4,56,145 करोड़ रुपए का हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किस वर्ष मिला था। तो 1998 में मिला था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारत के ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन को उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विचार के लिए जो है ये सम्मान उनको दिया गया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र का योगदान घरेलू बचत में सर्वाधिक है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताइए। तो ये है घरेलू क्षेत्र। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में जो है पिछले 4 दशकों में देखा जाए तो घरेलू बचत की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है।
बचत के स्रोतों को जो है 3 वर्गों में बांटा जाता है, आप लोग जानते होंगे। पहला होता है आपका गृह क्षेत्र, दूसरा होता है आपका निजी निगम, तीसरा होता है आपका सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, तो भारत में जो है अधिकांश बचत जो है गृह क्षेत्र में की जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, जिसको घरेलू क्षेत्र कहा जाता है। और गृह क्षेत्र में व्यक्ति एकल स्वामित्व में स्थापित फर्में होती हैं, साझेदारियां और लाभ के लिए काम करने वाले संगठन जैसे शिक्षा और दूसरे धर्मार्थ संस्थान हो गए, ट्रस्ट हो गए, ये सभी जो है घरेलू क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है विभिन्न आयों के योग से। ठीक है, विभिन्न आयों के योग से जो है उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें क्या होता है, आय विधि में एक वर्ष में जो है देश के सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। अर्थात जो है सभी उत्पादन साधनों द्वारा प्राप्त शुद्ध किराया, शुद्ध मजदूरी, शुद्ध ब्याज तथा शुद्ध लाभ को जोड़ लिया जाता है, परंतु आय के रूप में प्राप्त अंतरण भुगतानों को जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय निम्न में से किस स्रोत से होती है। तो आप लोग जानते होंगे व्यापार कर से। ठीक है, कराधान जांच आयोग जो बनाया गया था 1953-54 में, उसमें यह सिफारिश किया गया था कि वित्तीय या व्यवसाय कर जो राजस्व के उन स्रोतों में सम्मिलित किया जाना चाहिए जो कि स्थानीय निकायों के लिए सुरक्षित रखे जाए। यह एक ऐसा कर है जो सभी व्यक्तियों पर, सभी रोजगारों पर तथा सभी व्यापारों पर लगाया जाता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति इतना गरीब है तो उन्हें सामान्यतः इस कर से भी मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है। सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है, यह कथन किसका है। तो जे.के. मेहता सर का है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है, यह कथन जे मेहता का है। इनके अनुसार जो ये जो कोटेशन दिए हैं, इन्होंने ये बताया था कि सार्वजनिक व्यय के उचित प्रयोगों से लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यय की अधिकता सरकार के राजकोषीय घाटे पर जो है विपरीत प्रभाव डालती है, जिसका प्रतिफलन जो है मुद्रास्फीति की वृद्धि के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।